हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम का भारत में आगमन। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, संपन्न एवं निष्ठा ही इस्लाम है। ठीक है, इस्लाम का भारत में आगमन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, संपन्न एवं निष्ठा ही इस्लाम है। ठीक है, मतलब जिन भी भगवान को या जिन भी ईश्वर को हम मानते हैं उनके प्रति हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम का उदय अरब देश के मक्का में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया था। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए। ठीक है, और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की शुरुआत। तो ये कब हुई थी? यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 580 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। ठीक है, मोहम्मद साहब जो थे वो कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो कि एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते थे। ठीक है, ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, है ना। और हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा को बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे थे कि ईश्वर जो है वो सिर्फ एक ही हैं। ठीक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सभी लोग एक बराबर हैं और एक हैं। ठीक है, प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। ठीक है, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। ठीक है, और इनका यह जाना ही हिजरत कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे उनका मक्का छोड़कर मदीना जाने को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम हिजरत कहेंगे। ठीक है, इसी समय मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ हो गया था। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई थी। इसको भी पूछा जा सकता है कि पवित्र कुरान की रचना कहाँ हुई थी? तो वो मदीना में हुई थी। ठीक है, तथा यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला था। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला था। मोहम्मद साहब की मृत्यु जो थी वो 632 ईस्वी में हो गई थी। उनकी मृत्यु और उनका जन्म ज़रूर याद रखिएगा। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस सिद्धांत को हम याद रखेंगे: समता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक हैं और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम या जिसको हम संदेश भी कहते हैं लाने वाले पैगंबर हैं। हज़रत मोहम्मद कौन है? अल्लाह के पैगाम या संदेश को लाने वाले पैगंबर हैं। ठीक है, अब मोहम्मद साहब की शिक्षाओं की बात करें तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे। कौन कौन से? पहला है कलमा, जो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। ठीक है, दूसरा है नमाज, जो कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है। ठीक है, तीसरा है रोज़ा, इस टाइम रोज़े चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ईद आने वाली है।
तो तीसरा है रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी कि व्रत रखना, ठीक है। चौथा है ज़कात, ठीक है, तो अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना, ठीक है। पाँचवा है हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना, ठीक है। मोहम्मद साहब के देवसान यानी कि मृत्यु के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीति प्रशासक होते थे, ठीक है। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैलाया था, ठीक है। कहाँ कहाँ तक फैलाया था इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद भारत में इस्लाम धर्म, ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के मध्य से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से, ठीक है। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है अरबों का आक्रमण भारत पर। अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ था, ठीक। यह आक्रमण सफल ही नहीं हुआ था। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा, है ना। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई थी, ठीक है। पूरी तरह से सफलता किनको प्राप्त हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया था, ठीक है। तो इस लाइन को भी हमको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित किया था और सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित कर दिया था। दूसरा पॉइंट है कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, है ना, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे हुए थे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद करी थी, ठीक है। उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी, ठीक है। अपने घर दिए थे और गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी थी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग जो थे वो इस्लाम धर्म से परिचित हुए थे, ठीक है। यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था? ताकि जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म से अच्छी से परिचित हो सकें, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा अपनाई गई, ठीक है। शरणार्थियों के द्वारा आई थी, सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमला कर रहे थे, ठीक है। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए थे। उसमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, ठीक है। कुछ सिपाही भी आए थे जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए थे। ये ईरानी लोग मुस्लिम थे, ठीक है। कौन थे? मुस्लिम थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली थी, ठीक है। जब हम किसी के संपर्क में जाते हैं तो हमको उसको जो भी पता है ना, उसको जिस चीज़ की जानकारी है ना, हमको भी उस चीज़ की जानकारी हो जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोग इस्लाम धर्म को मानने लगे थे, इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगा था। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरसानी और
अन्य प्रकार के जो अन्य अन्य लोग थे वो भी भारत आकर बस गए थे। कौन कौन? ईरानी, अफ़गानी और खुरासानी। ये ठीक है, ये लोग क्या हुए थे? भारत आकर बस गए थे। 5वां पॉइंट है, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत को गाया था, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए थे। ठीक है, इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो कि सूफी संत कहलाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ संत कहते हैं हिंदू लोगों में, लेकिन मुस्लिम लोगों में क्या कहते हैं? सूफी संत कहलाते हैं। ठीक है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया था कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसका पश्चाताप करें और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी थी और एक दूसरे के धर्म का सम्मान भी किया। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि ईश्वर एक ही है। उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे बहुत सारे नामों से जाना जाता था, लेकिन ईश्वर जो है वो एक ही हैं। ठीक है, अब मिलने जुलने के फ़ायदे क्या हैं? सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा कि नहीं रहेगा? लड़ाई होगी तो थोड़ी ना फ़ायदा होगा। तो जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म यानी कि इस्लाम लाए। ठीक है, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत ही कुछ सीख लिया था। इससे इनके रहने सहन तथा जीवन में काफ़ी बदलाव आया था। ठीक है, अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया था। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि भारतीयों ने अरबों से सीखा और अरबों ने भारतीयों से सीखा, मतलब दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा। भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? कागज़ को बनाना। ठीक है, चरखे से सूत काटना। ठीक है, सिले हुए कपड़े, सलवार और कमीज़, खान पान, कचौड़ी, समोसा इत्यादि बनाना। और अरबों ने भारतीयों से सीखा है हिंदी संख्या के अरबी संख्या बनाना। ठीक है, हिंदी संख्या से अरबी संख्या को बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद का ज्ञान। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। अब ये देखो, ये देवनागरी अंक हैं। ठीक है, जो कि भारतीय हैं। उसके बाद ये अरबी अंक लिखे हुए हैं और उसके बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सभी अंकों को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण के समय भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राज्य और सामंत शासन करते थे। ठीक है, इनमें अधिकांशतः कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। ठीक है, इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी। ठीक है, ऐसे में केंद्रीय सत्ता का हास्य स्वाभाविक था। ठीक है, समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। ठीक है,
समाज में जात पात को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई इस जाति का है तो कोई उस जाति का है, इन सभी के बंधन पर क्या होता था, आधारित था समाज। ठीक है, इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी, है ना, कि कौन किस जाति का है ना। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। ठीक है, अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का ना प्रयास किया गया और ना ही लाभ उठाया गया। ठीक है, मतलब इनको सिर्फ अपने से ही मतलब रहा था। अब तुर्क आक्रमण के बारे में बात करें तो उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहरवाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। ठीक है, इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसके बाद महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। ठीक है, तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी, या कह सकते हैं कि महमूद गजनवी राज्य, अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया था। ठीक है, पर वह भारत में राज्य करना नहीं चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में ही लगी हुई थी। साइड में देखिए महमूद गजनवी का चित्र है। ठीक है, जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहते थे तो फिर वह भारत क्यों आए थे? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से सन 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत के विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया था। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उनके मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा, जिनमें बहुत सी धन दौलत इकट्ठी हुई थी। ठीक है, इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जी पॉइंट लिखा हुआ है, ये पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो वो महमूद गजनवी थे। इन्होंने वहाँ जाकर आक्रमण किया था और वहाँ पर हमारे शिव जी को जो शिवलिंग होती है ना, उसको तोड़ दिया था। ठीक है, और वहाँ इतना सारा जो धन था उसको भी लूट लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक भारत में इस मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, उनके प्रयास से ही हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ 11 मई 1951 ईस्वी को इस मंदिर का उद्घाटन किया गया तथा इस भव्य धार्मिक समारोह में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है, बात करते हैं अलबरूनी की दृष्टि में भारत। ठीक है, तो अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। ठीक है, इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था
और वह उसके साथ भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो वो अल-बरूनी थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी कि तहकीक ए हिंद, जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11 शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दिए हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि अल-बरूनी की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है, या फिर तहकीक ए हिंद, या कह सकते हैं कि उल हिंद, दोनों नेम्स याद रखने। ठीक है, उल हिंद और तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। ठीक है, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत ही संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। ठीक है, इन्हीं कारणों से वे मलेच्छ कहलाते थे। मलेच्छ यानी कि कह सकते थे कि घिनौने। ठीक है, भारत के लोग अपने अपने पारस्परिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। ठीक है, सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है और सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जीवांत है, जीवनदाता है और शासक है। यानी कि सब कुछ ईश्वर हैं उनके लिए। ठीक है, भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों में भारतीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, मतलब धरती से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक ईश्वर ही है। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारस्परिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। ठीक है, बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। ठीक है, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान के थे। उन्होंने गजनी पर 1173 से 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। भारत पर उन्होंने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। ठीक है, मुल्तान पर विजय करने के बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत के मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। ठीक है, इस पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। ठीक है, इसके बाद पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं तो जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहे थे, उस समय चौहान
वंश के राजा पृथ्वी चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक थे। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमादिदेव भी थे, ठीक है, जो कि अल्लाह आलाह उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों के भीषण युद्ध किया, ठीक है, पर वे युद्ध में मारे गए, ठीक है। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। मैं जानती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कठिन नाम है, लेकिन हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। जब इसको आप बार बार बोलोगे ना, बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ये सारी जो सन दे रखे हैं ना, इन सबको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। आप जो लोग 7th क्लास में हैं उनके लिए तो इसको पढ़ना ही है। आप जब धीरे धीरे से इसको पढ़ोगे ना, स्टार्ट करोगे ना, तो आप जब टॉप लेवल पे पहुंचोगे, या सॉरी जब 12th में पहुंचोगे ना, तब आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। और कंपटीशन देने जाओगे ना, तो आपको अच्छी खासी इसकी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का अभी से बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपको छोटे स्टैंडर्ड के क्लास, जो छोटे क्लास है ना, उनकी जो NCERT है ना, आपको पढ़नी पड़ेंगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें आपको एक तरीके से याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और 6 to 12th की NCERT मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक है। तो चलिए तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले में के मैदान 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी 1 वर्ष तक शांत रहे। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और 1992 ईस्वी में उन्होंने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराई के मैदान में भीषण युद्ध होने लगा। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया और मोहम्मद गौरी एवं उसके सेनानायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तब तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था, ठीक है। चित्र बना हुआ है, आप सभी देख सकते हैं कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेना युद्ध कर रही हैं, ठीक है। सन 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध जो था वो निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिसे सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तुर्कों की जीत के कारण इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। दूसरा, राजपूत द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शास्त्रों का प्रयोग करना। तीसरा, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। चौथा है तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, ठीक है। पांचवा है भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना, ठीक है। अब थोड़ा पॉइंट्स हैं उनको भी जानते हैं कि अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख जो है वो अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। सिंध विजय के बाद
अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जाजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? जाजिया कर लगाया था। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद सचाऊ ने तथा हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये चारों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद गौरी का सेना नायक इख्तियारुद्दीन, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, हंसो नहीं यार मोहम्मद बिख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, नाम बहुत ज़्यादा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, हमको पढ़ना है ना। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।